जनतंत्र की जनता के दैनंदिन जीवन को बदहाल करता है। एक ऐसा मुद्दा जो जनतंत्र की जनता के जीवन, आजीविका और रोजी रोटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। एक ऐसा मुद्दा जो जनता जनार्दन के लिए अभिशाप बन गया है, और खास तौर से इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार, वो मोदी जी जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आज इस नारे को जनता के लिए उन्होंने खुद ही परिवर्तित कर दिया है। और वो नारा अब हो गया है कि मोदी है तो महंगाई है। इसीलिए आज मैं महंगाई पर बातचीत करना चाहती हूं। कल जब मैंने ये सूचना दी कि मैं भोपाल में प्रेस वार्ता करूंगी, तो बहुत सारे साथियों ने, देश के नागरिकों ने अपने अपने सुझाव साझा किए। एक साथी ने मुझे 2 पंक्तियां लिखकर भेजी और कहा कि इन पंक्तियों से आप आज की प्रेस वार्ता को शुरू कीजिएगा तो खुशी होगी, क्योंकि ये जनता के मन की बात है। हर रविवार के दिन अपने मन की बात करने वाले मोदी जी का हाथ जनता की नब्ज से हट चुका है, तो अब जनता के मन की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सज्जन थे, इन्होंने मुझे लिख के भेजा कि अच्छे दिन की तलाश में जीवित बन गए लाश में। अच्छे दिन ढूंढते ढूंढते आज खाने की भी पैसा नहीं है, मुंह से निवाला छिन रहा है, पेट पर लात पड़ रही है। तो अच्छे दिन की तलाश में जीवित बदल गए लाश में। और मैं इसी से शुरू करना चाहती हूं, और ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि मोदी जी की, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज महंगाई सुरसा की तरह विकराल रूप धारण किए जा रही है। सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, निगलने के लिए तैयार खड़ी है जनमानस को, आम आदमी को, हर उस व्यक्ति को जिसके बारे में CMIE का आंकड़ा ये कहता है कि 91% भारतीयों की आय कम हो गई है। 84% लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। हर वो व्यक्ति आज महंगाई रूपी इस सुरसा से परेशान है। और क्या कहते हैं मोदी जी? ये एक छद्म राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का बहुत गाना गाया जाता है। आजकल ये कहा जा रहा है, भाजपा और संघ के किसी व्यक्ति से रूबरू हो और कहें कि क्या आपके घर में सस्ता पेट्रोल डीजल आ रहा है, क्या आपके घर में रसोई गैस आधे दाम पर आ रही है, तो वो कहते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए 80 पैसा दे दीजिए। राष्ट्र निर्माण, मैं यहीं से बात को शुरू करना चाहती हूं कि 70 साल में जनता के खून पसीने से संचित की हुई सारी संपत्ति, सारे PSU जो है, उसे बेचकर ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। दुपहिया 4 पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल गायब करके, सिलेंडर से रसोई गैस गायब करके, लोगों के मुंह से निवाला गायब करके, चेहरे से हंसी और जीवन से खुशी गायब करके ये कैसा राष्ट्र निर्माण हो सकता है? और पेट्रोल डीजल के 80 पैसे बार बार बढ़ा के, शायद 80-20 की जो बात होती थी वो यही बात थी कि 20 बार 80 पैसा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 20 बार 80 पैसा बढ़ाएंगे। यही 80-20 का अनुपात था, मुझे लगता है। तो बार बार ये 80 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ाकर 26 लाख करोड़ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से केवल 26 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूल कर अपनी जेब में भरने का काम मोदी जी ने किया है। और मैं जानना चाहती हूं कि इस पैसे से मोदी जी को तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा मिल गया। इस पैसे से मोदी जी को 8,500 करोड़ का विमान मिल गया उड़ने के लिए। इस पैसे से 12 करोड़ रुपए की नई गाड़ी शामिल हो गई उनके महकमे में। इस पैसे से न जाने कितने 10 लाख के 10,000 सूट बन गए उनके लिए। पर आम आदमी को क्या मिला इस महंगाई से, मैं जानना चाहती हूँ। और कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो मोदी जी है, मामा जी भी कोई कम नहीं है। मामा जी की भी बात आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि चाहे शराब की नीति से करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की बात हो, चाहे वैट से करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की बात हो, चाहे चूस के मध्य प्रदेश की जनता से टैक्स कलेक्शन की बात हो, हर किसी में टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। पर फायदा क्या मिल रहा है मध्य प्रदेश की जनता को? आज ये सवाल पूछना पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ बढ़कर पेट्रोल का दाम 106-107 रुपए है, भोपाल में 118 रुपए।
डीजल का दाम 98 रुपए, दिल्ली में 102 रुपया डीजल का दाम हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये डबल इंजन की सरकार है या महंगाई के मामले में डबल फेलियर की सरकार है? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस पार्टी सामने रखना चाहती है। मैं एक बड़ा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करके ये जो छल कपट और ठगी का मंत्र, मोदी मंत्र चल रहा है, उस पर बात करना चाहती हूं। तो नए साल का मोदी सरकार ने नए साल का दिया ये उपहार, जनता पर लादा 1,56,433 करोड़ का भार। मैं दोहराती हूं इस पंक्ति को कि नए साल का मोदी जी ने दिया ये उपहार, जनता पर लादा 1,56,433 करोड़ का भार। अब ये भार कैसे, ये अतिरिक्त भार जनता पर टैक्स का, मूल्य वृद्धि जिसे हम प्राइस राइज कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं, उसका ये अतिरिक्त भार कहां कहां और कैसे कैसे हो रहा है, इस पर भी मैं थोड़ी सी नजर डालना चाहती हूं। ये कहते हुए कि महंगाई बढ़ाने को, मूल्य वृद्धि को, प्राइस राइज को मोदी जी ने डेली इवेंट बना दिया। और ये किस तरह का अर्थशास्त्र है, ये किस तरह का अंक गणित है, ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है कि चुनाव के चलते चलते पैसा नहीं बढ़ता है। तेल के भंडार भरे रहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सीएनजी एलपीजी के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पिछले 15-17 दिन में लगातार पेट्रोल डीजल का, सीएनजी का, एलपीजी का, दूध का, खाद्य पदार्थों का, तमाम वो चीजें जो हमें रोज के जीवन को चलाने के लिए जरूरी हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ी निर्दयता से मोदी सरकार जनता के दुख, जनता की पीड़ा का मखौल उड़ा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ये सिर्फ महंगाई की मार नहीं, कोरोना के चलते जो लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, अपने कारोबार से, अपनी आजीविका से हाथ धोया, जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये बेरोजगारी की मार इसके साथ जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था ठप होने की मार इसके साथ जुड़ी हुई है, कोरोना की मार इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोहरी तहरी मार जो है वो कमर तोड़ रही है जनता की, पेट पर लात मार रही है जनता की। और मैं जानना चाहती हूं कि मोदी जी जो संसद में प्रवेश करने से पहले आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू पोंछते हैं, मोदी जी जो भाषण देते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं, चुनाव के बाद उन्हें जनता की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती? चुनाव के बाद वो जनता की बात, जनता के मन की बात को समझने की कभी भी कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जानना चाहती हूं कि वो जनता जो प्रचंड बहुमत देकर उन्हें सिंहासन पर बिठाती है, प्रदेशों में उनकी सरकार बनाती है, उसी जनता के साथ ये सौतेला व्यवहार केवल अपने कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी क्यों करते हैं? ये आज एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। कांग्रेस के समय पर तो बड़ा गाना ये चलाया जाता था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अगर महंगाई होती थी कांग्रेस के समय पर तो कमाई भी होती थी, रोजगार ठप है, नौजवानों के हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं है, फिर शौचालय है, पानी नहीं है, सिलेंडर है, गैस नहीं है। ये मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास किया है। तो ऐसे समय में जब महंगाई है, कमाई नहीं है, तो जनता के मुंह से सिर्फ दुहाई और दुहाई ही है। ये जनता का दुख है जिसे मैं आज आपसे साझा करना चाहती हूं। तो सबसे पहले बात करती हूं मैं किसानों की, अन्नदाता जो देश का पेट भरने का, पेट पालने का काम करते हैं। अच्छा बदला ले रही है किसान आंदोलन का मोदी सरकार किसानों से। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूं। 50 किलो डीएपी खाद का जो एक पार्सल या एक पैकेट आता था, उसका दाम होता था 150 रुपया। वो 150 रुपए से बढ़ाकर मोदी जी ने दाम 1200 से 1350 रुपए प्रति पैकेट कर दिया। 150 से 1200, 1350 रुपया।
और भारत में करीब 1.25 लाख टन डीएपी खाद का इस्तेमाल हर साल हमारे देश के किसान भाई बहन करते हैं। तो अगर आप ये अनुपात देखें मूल्य वृद्धि का, तो ये जो 2022 का साल चल रहा है, इस साल किसानों से 3600 करोड़ रुपया अतिरिक्त वसूला जाएगा। 3600 करोड़ रुपया किसानों से अतिरिक्त वसूला जाएगा। मैं पेट्रोल डीजल की बात करना चाहती हूं। शुरुआत में ही बताना चाहती हूं, जो राहुल गांधी जी ने 2 बड़े मुद्दे उठाए, सड़क से लेकर संसद तक, हर सदन में, हर प्रदेश के। कांग्रेस पार्टी महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है और उसी के चलते आज यहां पर जिला कांग्रेस कमेटी का भी प्रदर्शन था, कार्यक्रम था। और मुझे लगता है कल तो भोपाल की जनता ने लोन भी लिया, तेल भरवाने के लिए अब लोन लेना पड़ रहा है। ऐसे समय पर एक नेता अगर विपक्ष का कोई है जो अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा है संसद में और कहता है कि मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा जनता की, जनता से जुड़े मुद्दों की, जनमुखी जनवादी राजनीति की, जो महंगाई पर लगातार चोट पहुंचाने का काम कर रहा है, तो मैं गर्व के साथ कहती हूं कि वो आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया, बहुत चर्चा में रहा वो ट्वीट। उन्होंने कहा कि जरा आसपास के मुल्कों में देखिए, मोदी जी तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत भूखमरी में विश्व गुरु बनने वाला है, पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो आजू बाजू देखिए क्या दाम है पेट्रोल का। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में लाल आंखें दिखा रहे थे मोदी जी, 62 रुपए लीटर पेट्रोल, 62 रुपए लीटर मिल रहा है। उनके यहां पर देखिए राजनीति में क्या उथल पुथल चल रही है। हर तरीके की विषमताओं के बावजूद जनता के लिए पेट्रोल उन्होंने रखा 62 रुपए। अफगानिस्तान में 67 रुपए है, तालिबान राज कर रहा है वहां पे, 67 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर। श्रीलंका में आप जान रहे हैं किस तरीके से घेराव किया जनता ने, इमरजेंसी लगानी पड़ गई। वहां 72 रुपए था, 72 रुपए में इमरजेंसी लग गई। यहां भोपाल में आप 118 रुपए लीटर दे रहे हैं पेट्रोल का। बांग्लादेश में 78 रुपया, भूटान में 86 रुपया, नेपाल में 97 रुपया और भारत में 118 रुपये। सोच के देखिए। फिर एक और तुलनात्मक ट्वीट किया राहुल गांधी जी ने और उन्होंने बताया कि 2014 में अगर आप स्कूटर या बाइक का फुल टैंक कराते थे तो 714 रुपया देना पड़ता था, 714 रुपया। आज अगर कराते हैं तो 1038 रुपया आपको देना पड़ता है। कार का फुल टैंक कराते तो 2856 रुपए देने पड़ते हैं, आज आप 4152 रुपया दे रहे हैं। ट्रैक्टर के लिए 2749 रुपए में टैंक फुल होता था, अब 4553 में हो रहा है। और जो बड़े ट्रक चलते हैं 11000 रुपए में टैंक फुल कराते थे, आज 19000 रुपए में टैंक फुल करा रहे हैं। और ये हालत तब है जब कांग्रेस के समय में $108 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था और आज $99 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम है। यानी कच्चे तेल का दाम कम है, लेकिन हमारी जेब से निकाले जाने वाले पैसे का दाम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी जी के लिए चुनाव जीतते ही लूटने का लाइसेंस उन्हें मिल जाता है, लूट तंत्र चलता है, जिसे राहुल गांधी जी ने नाम दिया है जन धन लूट योजना। ये जन धन लूट योजना चलाई जा रही है मोदी जी के द्वारा। तो सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग गिफ्ट हमें मिल जाता है। और कमाल की बात देखिए कि आश्चर्य तब होता है जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते। तो हम देखते हैं अखबार पलट के कह रहे क्या हो गया भाई, कहीं गलत खबर तो नहीं पड़ रही, आज कैसे दाम नहीं बढ़ा। ये हाल हो गया है हमारे देश का। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि 17 दिनों में 14 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। 7 अप्रैल आज तक 10 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा चुका है पिछले 15-17 दिनों में। भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ये बताती है कि हर साल कितनी खपत हुई पेट्रोल और डीजल की। तो अगर पिछले साल की खपत हम देखें 2020 और 21 की, तो 28,000 मेट्रिक टन पेट्रोल का इस्तेमाल हमारे देश में हुआ। और अगर हम ये 10 रुपए की वृद्धि जोड़कर अगले साल का अनुमान लगाएं तो 27,969 रुपए
अतिरिक्त देने पड़ेंगे जनता को, यानी कि अतिरिक्त बोझ करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए का जनता को केवल पेट्रोल के ऊपर देना पड़ेगा। और यही आकलन अगर हम डीजल का करें तो 72,713 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर पड़ने वाला है, जनता की जेब कटने वाली है। 2014 में कांग्रेस और यूपीए की सरकार के वक्त, जैसा मैंने आपको बताया, 108 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। तब पेट्रोल की क्या कीमत थी? 71 रुपया। 108 डॉलर प्रति बैरल में कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार 71 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देने के लिए सक्षम थी। आज 99 डॉलर प्रति बैरल में 118 रुपए मिल रहा है। डीजल 101 रुपया पहुंच गया। 55 रुपए का डीजल कांग्रेस पार्टी के समय में मिलता था। इसी तरह से मैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की भी बात करना चाहती हूँ। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स वसूली होती है वो सीधा केंद्र सरकार के पास जाती है, केंद्र सरकार उसे नियंत्रित करती है। कांग्रेस के समय पर 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, डीजल के ऊपर 3 रुपए 46 पैसे थी। मोदी जी ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर 18 रुपए पेट्रोल पे कर दी है, 18 रुपए 34 पैसा डीजल पे कर दी। लगातार ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है। अगर मोदी जी चाहें तो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मोदी जी चाहें तो प्रदेश वैट भी कम कर सकता है अगर वो जीएसटी एरियर दे दे, लेकिन वो 4-4, 5-5 हजार करोड़ के जीएसटी एरियर्स भी प्रदेशों को देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो अपना महल बना रहे हैं दिल्ली में और ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिनसे कि अपना महिमा मंडन हो सके। जनता के फायदे के लिए कुछ नहीं इस देश में निर्मित हो रहा है। अब मैं एलपीजी सिलेंडर की बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी गृहिणी हूँ। उज्ज्वला योजना का बहुत झुंझुना बजाया मोदी जी ने। देखा आपने प्रचार में कितना पैसा खर्च किया गया। हर पेट्रोल पंप के आगे एक बड़ा होर्डिंग लगा होता था और ऐसे नमस्कार कर रहे होते थे मोदी जी, नमस्कार। और अब जनता को ठेंगा दिखाने का काम मोदी जी ने किया है। वो नमस्कार करके आंखों में धूल झोंकी और अब ये ठेंगा दिखा दिया उसकी जगह। तो ये सभी लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, करीब 27 करोड़ लोग, ये सभी लोग 91% लोग जिनकी आय कम हो गई। एक सर्वे बताता है कि किसान 27 रुपया दिन कमा पा रहा है हमारे देश में। ये लोग क्या सिलेंडर खरीद सकते हैं 1000 रुपए का? कमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपए पहुंच गया है। और कमर्शियल सिलेंडर का जब दाम बढ़ता है तो हर चीज का दाम बढ़ता है। जो चीज पकी हुई आपको मिलती है कहीं पर भी, किसी भी दुकान में, उसका दाम बढ़ता है। जैसे जब डीजल का दाम बढ़ता है तो सिर्फ डीजल का दाम नहीं बढ़ता है, ढुलाई का दाम बढ़ जाता है, हर चीज महंगी हो जाती है। तो उज्ज्वला, आज मैं जहां भी जाती हूं महिलाएं कहती हैं कि हमारे घर में सिलेंडर तो है पर हम गैस कैसे भरवाएं, हमें तो चूल्हा दोबारा चालू करना पड़ रहा है। जैसे शौचालय थे, पानी नहीं थे, वो सब शौचालयों को स्टोर रूम बना दिया गया। तो आउटकम की जगह ऑप्टिक्स पर ध्यान देना, नतीजों की जगह नजारे दिखाना, ये मोदी जी का काम है। सब्जबाग दिखाना, यही उन्होंने एलपीजी के मामले में भी किया। और इसके भी आंकड़े मेरे पास है, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। 1 अप्रैल 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया कमर्शियल सिलेंडर पर और 2 महीने में ये दाम 346 रुपया, 2 महीने में 346 रुपया कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाया। घरेलू गैस की बात अगर हम करें तो 22 मार्च को 50 रुपए बढ़ाए गए और साल भर में 140 रुपए घरेलू गैस की कीमत भी बढ़ा दी गई। अब भारत सरकार की वही एजेंसी जिसका जिक्र मैंने पहले किया, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इनके मुताबिक पिछले साल 27,384 मेट्रिक टन एलपीजी गैस का कंजम्पशन हुआ, उपभोग हुआ। और अगर हम ये 140 रुपए की बढ़ोतरी करके इस साल का आकलन लगाएं तो 27,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो जनता पर आने वाला है। और एलपीजी भी बढ़ेगी, डीजल भी बढ़ेगी और पेट्रोल भी बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ गृहिणी होने के नाते कि कांग्रेस के समय पर हम बटुए में पैसा लेके जाते थे और थैला भर सामान खरीद के आते थे। बटुए में पैसा और थैला भर सामान। और जिस गति से ये महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो समय दूर नहीं है कि मोदी राज में
और शिवराज सिंह चौहान जी के राज में हम थैला भर पैसा लेके जाएंगे और बटुए में सामान लेके आएंगे। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है और मैं चेतावनी देती हूं इस बात की। सीएनजी और पीएनजी की अगर बात करें, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी के उपभोक्ता कौन होते हैं, कौन लोग हैं जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑटो वाले, बस वाले, वो कार चालक जो महंगा पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदना चाहते, टैक्सी वाले, बस वाले, उनके लिए सीएनजी ईंधन होता है। और सीएनजी में भी लगातार 7 अप्रैल से आज 7 अप्रैल तक 9 बार सीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। दिल्ली में सीएनजी करीब करीब 70 रुपए प्रति किलो मिल रही है, बाकी राज्यों में 82 रुपए प्रति किलो सीएनजी का रेट हो चुका है। और सीएनजी उपयोग के आंकड़े अगर हम 2019 और 20 के देखें तो 3,247 मीट्रिक टन उपयोग हुआ, पिछले साल का देखें तो 3500। और अब अगर हम इस पर 12 रुपए प्रति किलो बढ़ा दें, जितना पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, तो 4,235 करोड़ रुपया सीएनजी का इस्तेमाल करने वालों की जेब से अतिरिक्त जाएगा। 4,235 करोड़ रुपए। और यही तुलना अगर हम पीएनजी के लिए करें तो पीएनजी में भी 961 करोड़ रुपए अतिरिक्त देश की जनता को देने पड़ेंगे। महंगाई का ये आलम। 2-4 बिंदु में और चीजों में भी बताती हूं, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा भाग महंगाई से अछूता नहीं रह गया है। कोई स्फीयर ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी मार मोदी जी के राज में जनता पर ना पड़ी। तो टोल टैक्स, हमें टोल टैक्स की भी बात कर लेती। टोल टैक्स पर राष्ट्रीय राजमार्गों में 1 अप्रैल से 10 से 18% का इजाफा हुआ है। 10 से 18%। जो भी नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं, और अब तो नेशनल हाईवेज भी बेच ही रहे हैं मोदी जी, तो और न जाने क्या होगा, पर अभी 10 से 18% का इजाफा हो गया है। यानी 6,120 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपकी जेब से जाएंगे। फास्टैग में पैसा डलवाते रहिए और राजमार्गों पर कटवाते रहिए। 6,120 करोड़ रुपया अतिरिक्त लगने वाला है। और तो छोड़िए, कोरोना में एक सांस के लिए भारत के लोग मोहताज हो गए। 24 घंटे मरघटों पे लाशें जली, गंगा जी के पाट लाशों से भर गए, पट गए। कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जिसके परिवार से या जिसकी जानकारी में कोई और व्यक्ति संगीन रूप से बीमार ना हुआ हो, गंभीर रूप से बीमार ना हुआ हो, या उसकी जान ना गई। इसके बावजूद देश 800 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों पर टैक्स बढ़ा दिया मोदी जी ने। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से लगभग 800 जरूरी दवाइयों के मूल्यों में 11% की बढ़ोतरी कर दी। 11% की बढ़ोतरी, यानी कि आपके पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन से लेके दिल की बीमारी, कोविड-19 केयर, बीपी जैसी तमाम बीमारियों की दवाइयां महंगी कर दी गई, जिसके कारण अब इस साल 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देश की जनता को देना पड़ेगा। बीमारी में भी आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप छुट्टी लेकर घर बैठते हैं, जब आपकी तनख्वाह कट जाती है, जब आप अपनी रोजी रोटी के मोहताज हो जाते हैं, तो आपको पैरासिटामोल जैसी दवाई भी लगभग दुगने दाम पर खरीदनी पड़ेगी। ये हाल मोदी जी ने बना दिया है। घर का सपना, मृग तृष्णा। तो अब घर को बनाने में, घर के बनाने के जो सामान है उनकी लागत में सबके पैसे मोदी जी ने बढ़ा दिए। अब घर बनाने के लिए भी आपको वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना पड़ेगा, तब आप घर बना पाएंगे। तो घर की कीमतें, घर बनाने की लागत में अप्रैल की शुरुआत से 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। स्टील, सीमेंट, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, एल्युमिनियम, कॉपर, लकड़ी, सब कुछ महंगा। स्टील की कीमतों में 30% का इजाफा, सीमेंट में 22% का इजाफा, कॉपर में 40% का इजाफा, एल्युमिनियम में 44% का इजाफा, स्टील में 35% का इजाफा, और सीमेंट का बैग कोई भी कंपनी का हो 100 रुपया महंगा हो गया है। तो अब बनवा लीजिए घर, कैसे बनाएंगे? होम लोन पर जो टैक्स डिडक्शन मिलता था, जो पहली बार घर खरीदते थे तो उसका जो हमें ब्याज देना पड़ता है, उसमें 1.5 लाख की रियायत मिलती थी, टैक्स कटौती का लाभ मिलता था, वो भी मना हो गया है।
पीएफ प्रोविडेंट फंड, यानी अपने ही पैसे को बैंक में जमा करने के लिए भी मोदी सरकार की जेब भरनी पड़ेगी। प्रोविडेंट फंड पर जो इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज दर मिलती थी, वो 8.5% से कम करके मोदी जी पहले ही 8.1% कर चुके थे। अब रिटायरमेंट का पैसा सरकार की जेब में जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड के खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करेंगे तो ब्याज पर भी टैक्स लिया जाएगा। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर जमा किया गया तो ब्याज पर भी टैक्स लगेगा। ये हाल हो गया है। इसी तरीके से कार खरीदना महंगा हो गया। अभी जो सबसे बड़े निर्माता हमारे देश में है मारुति सुजुकी, वो 9 बार मूल्य बढ़ा चुकी है, माफ कीजिए 4 बार मूल्य बढ़ाकर 9% की वृद्धि कर चुकी है और अभी फिर घोषणा की है कि बहुत जल्दी उनकी कार्स की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मोदी सरकार ने महंगा कर दिया है। इसी तरीके से टीवी, एसी, फ्रिज, एलईडी, मोबाइल, इन सब को बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम अयाज और कॉन्सेंट्रेट की जरूरत होती है, उस पर भी 30% का इजाफा हो गया है। यानी कि ये सारी जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, ये सब महंगी हो गई। तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, मैं बस खत्म ही कर रही हूं। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण सवाल मोदी जी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी सरकार और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं, वो महंगाई को समस्या मानते हैं या नहीं मानते? अगली प्रेस वार्ता जब आप करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो ये मेरी तरफ से सवाल जरूर पूछेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये महसूस करते हैं कि महंगाई एक समस्या है, और यदि महंगाई समस्या है तो क्या उसका समाधान होगा? क्योंकि मैं नहीं जानती कि देश में क्या तरक्की हो रही है, मुझे नहीं नजर आ रही है। चुनाव लड़ते वक्त बात होती है 80-20 की, चर्बी की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और चुनाव जीतने के बाद विकास की बात करने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये तरक्की कहीं देश में हो रही है। चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, तरक्की, लोगों की जीवन में कोई तरक्की नहीं है, लेकिन हाँ, चीजों के दामों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जरूर हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूं ये मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि किस तरह से महंगाई का नियंत्रण होगा। मैं जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये स्वर निकल कर आ रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इनकॉम्पिटेंस है कि आप लगातार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का भार लोगों की जेब पर डालते जाएं। जब गलत तरीके से जीएसटी लागू किया गया, जब गलत तरीके से नोटबंदी की गई, तो दुनिया के सबसे जाने माने अर्थशास्त्रियों में से एक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जीडीपी 2% नीचे आके धड़ाम से गिरेगी। तब उनका मजाक बनाते हुए संसद पटल पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब कौन क्या पहनकर नहा रहा है, जब जीडीपी का आता पता नहीं, लोगों के रोजगार का आता पता नहीं, जब लोगों के जीवन में खुशी का आता पता नहीं। और मैं तो ये कहूंगी कि जो सरदार पटेल जी की इतनी ऊंची इमारत बनाई है, उस पर चढ़कर भी अगर मोदी जी देखेंगे तो जनता के लिए कहीं भी अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। और मैं अंत में बस यही कहूंगी कि महंगाई जिसे डायन कहा जाता था, आज सुरसा बन गई है, इतना विकराल रूप धारण कर लिया है। और इस सुरसा को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम मोदी जी उठाने वाले हैं, इसको संसद पटल पर साझा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये अपनी जिम्मेदारी समझती है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम करते रहेंगे, जनता के हितों को, के मुद्दों को उठाने का काम करते रहेंगे और महंगाई मुक्त भारत को सच्चाई और यथार्थ बनाने का काम करते रहेंगे। आपने बहुत धैर्य के साथ मेरी बात सुनी। अब यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। क्या जनता आपके महंगाई के मुद्दे को स्वीकार करके भाजपा को वोट दे रही है? आप कैसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जनता आपके ऊपर भरोसा कर सके? महंगाई का मुद्दा जो आप अभी बता रहे थे, सबको मालूम है, चपरासी से लेकर वाले से लेकर ऊपर तक। सवाल है कि आप कैसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जनता आपका भरोसा करे? आप लोगों पर जो भरोसा नहीं करनी चाहते। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और अपने सवाल में
जवाब भी लगभग खुद ही दे दिया। मैं समझती हूँ मेरी बड़ी बहन, अगर आप अपने दिल पर भी हाथ रखकर कहें तो आपको जरूर ये बात कहनी ही पड़ेगी कि महंगाई एक देशव्यापी समस्या है। महंगाई बहुत ही बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। महंगाई देश की जनता की बदहाली का बहुत बड़ा कारण है। और मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी यही बात कही कि भावनात्मक मुद्दों को, उन्मादी मुद्दों को चुनावी रैलियों के जरिए चुनाव की रणनीति का हिस्सा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार बहुत अच्छे से करता है। और इसीलिए ये होता है कि चुनाव के दौरान बात होगी पाकिस्तान की, हिंदू की, मुसलमान की, कब्रिस्तान की, शमशान की, और चुनाव के बाद बात करेंगे विकास की या तथाकथित विकास की। तो जनता के मुद्दे केवल एक चुनाव के नतीजे से समाप्त नहीं हो जाते। जनता अगर महंगाई से त्रस्त है, मैं समझती हूं कि ये विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि निरंकुश सरकार पर और उनके द्वारा चलाई जा रही, बढ़ाई जा रही महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करें, और वो हम लगातार करते रहेंगे। और जहां तक चुनावी हार और जीत का सवाल है, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई चुनावी हार और कोई चुनावी जीत अंतिम नहीं होती। तो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, और मोदी सरकार को बहुत जल्दी, भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश में, वो तो अगले साल ही चुनाव है, दरवाजा दिखाने का भी काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दोनों बात समझाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम केंद्र सरकार करती है और वो सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। राज्य सरकारें वैट बढ़ाती हैं। आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में किसकी सरकार है? किसको पहल नहीं? ये डबल इंजन की सरकार अगर कहते हैं तो महंगाई हटाने के लिए डबल रफ्तार से काम कर सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कम करें और अपने प्रदेश की सरकारों को बोलकर वैट भी कम करें। मैं तो ये कह रही हूं कि देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई पेट्रोल और डीजल पे दे रहा है तो वो भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता है। तो क्यों नहीं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहा जाता है कि ये रिलीफ दें? जब भी सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब सबसे पहले 10 से 15 रुपए का वैट कम करने का काम पेट्रोल और डीजल पर अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस शासित 3 प्रदेशों ने किया था। उसकी देखा देखी में इक्का दुक्का भाजपा के प्रदेशों ने भी किया। लेकिन अगर मोदी जी की सच में मंशा है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, तो पहले तो बढ़ाना ही रोक दें। भाई बढ़ा ही क्यों रहे हैं अगर आप कम करना चाहते हैं, जनता को रिलीफ देना चाहते हैं? और दूसरा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर हम 108 रुपए प्रति बैरल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए और 3 रुपए रख सकते थे, तो ये $99 प्रति बैरल की कीमत पर उसको 18 रुपए तक क्यों लेकर जा रहे हैं? तो ये सवालों के जवाब तो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये निर्दयी सरकार है, जनता की पीड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं। मनोज जी, एक मिनट मनोज जी। नहीं, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स अभी आया है, उसमें हमारा रैंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जो लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं, ये तमाम आंकड़े सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी जो CMI है उसने भी ये आंकड़ा सामने रखा है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो आप देखिए ये इलैबोरेशन, तो मुझे लगता है ये कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स पर ध्यान देता है उसको ये सारे आंकड़े पता हैं। ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में बहुत समय से है। और इसीलिए जब विश्व गुरु बनने की बात जो मोदी जी कहते हैं, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब मोदी जी कहते हैं, तो वो ऐसे लोगों की पीठ पर नहीं बनाई जा सकती जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुनासिब नहीं होती है। 27 रुपए प्रतिदिन की आय अगर किसानों की है तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? बड़े नेताओं ने दूरी बना के रखा। कमलनाथ जी ने बार उसके 7 मिनट तक कभी दिया और पूरे प्रदर्शन करने दिग्विजय सिंह जी ने दूरी बनाई, अरुण यादव जी ने दूरी बनाई। क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आपको पहले अपने अंदर की बनाने के लिए कि महंगाई तो बात? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के नेताओं का नाम गिना रहे हैं,
और मैं समझती हूँ कि ये जीवंत संगठन की परिभाषा है कि हमारे पास बहुत नेता हैं और जितने नेता हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास कार्यकर्ता हैं और जितने कार्यकर्ता हैं उससे कहीं ज्यादा संघर्ष के साथी हैं। क्योंकि आप देखिए 15 साल तक सरकार न रहने के बाद थोड़े समय के लिए सरकार आई, जनादेश हमारे साथ था, जिसको गलत तरीके से बेईमानी से लूटा गया और उसके बाद आज भी वही परिस्थितियां चल रही हैं। उसका नतीजा आपको अगले साल देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। आपने कहा 7 मिनट क्यों रुके, उससे ज्यादा क्यों नहीं रुके? भाई एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत संगठन में निर्णय लिए जाते हैं। अगर कल ये भोपाल की जनता लोन लेने की बात कर रही थी पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए, अगर आज यहाँ पर डीसीसी में कार्यक्रम हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से जिलों के स्तर पर काम होगा, तो ये सब एक नियंत्रित सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आप ये कैसे मान सकते हैं कि इसमें कमलनाथ जी का कोई लेना देना नहीं है या दिग्विजय सिंह? ये सब कुछ एक साझे नेतृत्व के जरिए हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जन जागरण अभियान का चेयरमैन बनाकर दिग्विजय सिंह जी को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक और जिम्मेदारी दी है। उस कमिटी, एक कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी में प्रियंका गांधी जी भी सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूं और हम पूरे देशव्यापी महंगाई पर एक आंदोलन खड़ा कर चुके हैं। उसको सस्टेन करने का काम दिग्विजय सिंह जी के पास है। तो ऐसा नहीं है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, महंगाई मुक्त भारत बनाने की हमारी जो कोशिश है, हमारी जो पहल है, वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रही है। राकेश जी वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स है, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स पूरी दुनिया का ये आंकड़े निकलते हैं। बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एजेंसीज जो है वो सर्वे करती हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स हैं जो ये बातें बता रही हैं। आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिए, आप गूगल में भी टाइप करेंगे निकल के आ जाएगा। टाइप करिए वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स, टाइप करिए। भाई साहब टाइप तो करिए, अरे करिए तो सही, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। आप मेरी बात मानिए, उसको सर्च करिए, वो रिपोर्ट में क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। अच्छा साहब, एक हाँ बताइए। देखिए, मैं आज एक जनवादी मुद्दे पर बात करने के लिए आई हूँ। मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ कि धार्मिक मुद्दों पर भटकाने का काम ही नहीं करना है। मैं तो कह रही हूँ कि रोजगार पर बात करिए, मैं कह रही हूँ विकास पर बात करिए, मैं कह रही हूँ महंगाई कम करने पर बात करिए, मैं कह रही हूँ कि गृहिणियों को ये बटुए में पैसा ले जाते हुए थैले भर धर्मांधता फैलाकर लोगों को लड़ाकर देश का विकास नहीं कर सकते। वो कांग्रेस पार्टी का एक मूलभूत नीति है जिसके ऊपर हम अडिग खड़े हुए। एक बार फिर से पूछिए। देखिए, महंगाई जो है वो, भाई साहब देखिए, महंगाई जो है वो देशव्यापी मुद्दा है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप भागवत पढ़ा देंगे तो जो भागवत पढ़े हुए बच्चे हैं या उनको उनके घर में क्या आप रसोई गैस आधे दाम पर भिजवा रहे हैं? क्या आप उनके माता पिता के स्कूटर में, कार में पेट्रोल डीजल आधे दाम पे भरवा रहे हैं? क्या आप उनके घर वालों को आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वो भागवत पढ़ने के बाद उनको नौकरियां मिले? अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाइए। अरे भाई, लेकिन जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए सरकार चुनी जाती है ना। वो काम अगर आप मुस्तैदी से करते हैं तो आप फिर कुछ भी करिए, पर अगर वो काम नहीं हो रहा है तो हम आपको कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्यापम कब से चल रहा है इस प्रदेश में? कब से चल रहा है? व्यापम वर्जन 1, व्यापम वर्जन 2, व्यापम वर्जन 3। आप लाखों बच्चों का इम्तिहान लेते रहते हैं और जैसा प्रियंका जी ने कहा, भर्ती कब निकालेंगे? चर्बी उतारने की बात करते हैं, हम पूछ रहे हैं भर्ती कब करेंगे? वो बच्चे जो एग्जाम दे देकर उनके बाल पकने लगे हैं, उनके जीवन, उनके सपने चकनाचूर होने लगे हैं, उनके साथ न्याय कब करेंगे? ये बड़ा मसला है। थैंक यू सो मच।